1999. During Operation Vijay, his battalion, 12 Cheklai, was deployed in Kargil sector in Union Territory of Ladakh and launched an attack on enemy position point 4812 in their forward area of responsibility. During this attack, Havaldar Daler Singh was part of leading platoon of 12 Cheklai to capture the strategically important area of enemy. On 1st July 1999, under heavy enemy fire, he and his team scaled a snowboard vertical cliff face and silenced the enemy bunker to allow the rest of platoon to scale the cliff. In spite of having been hit by bullets, displaying superhuman strength, he charged on enemy to utilize the enemy bunker. Inspired by his gallant act, the platoon charged on enemy positions with renewed courage. In this daredevil act of gallantry, Havaldar Daler Singh succumbed to his injuries in the finest traditions of the Indian Army to keep the tricolor fly high. Ladies and gentlemen, in today's next of kin ceremony, we are highly honored to witness the benign presence of Mrs. Sharda Bhau, wife of late Havaldar Daler Singh Bhau. The Veer Nari will now lay the wreath before Amar Jawan Jyoti and Amar Chakra and will pay her tribute to all the brave hearts of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind. करगिल युद्ध, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। अनगिनत किस्सों से भरा था वो युद्ध। उसमें से एक किस्सा था हवलदार दलेर सिंह भाऊ जी का। युद्ध करते करते 99 में 1 जुलाई को उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस हिंदुस्तान के लिए। पीछे रह गई उनकी धर्मपत्नी और छोटे छोटे मासूम बच्चे। धर्मपत्नी शारदा दीदी, जिनको लोग प्यार से दीदी बुलाते हैं, जो हर किसी की माँ बनकर, दीदी बनकर, बेटी बनकर साथ देती हैं, अपने अंदर छुपाए हुए गमों को सहते हुए लेकिन मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। ज़िंदगी के वो कठिन रास्ते अपनाते हुए दुनिया को उन्होंने एक मैसेज दिया कि कठिनाइयाँ तो सबकी ज़िंदगियों में आती हैं, पर उनसे हार नहीं मानने। वही एक जीती जागती मिसाल है जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, शारदा बाऊ। शारदा दीदी नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ? बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम पहुँच गए हैं शारदा दीदी के घर पे। यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे शारदा दीदी से और जानेंगे इनकी ज़िंदगी की वो हकीकत जो शायद ही लोगों को पता होगी। शारदा दीदी, पहले तो हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है कि आप जैसी वीर नारी आज हमारे हिंदुस्तान को गर्व महसूस करा रही हैं। तो वो 1999 का वो टाइम कैसा था आपकी ज़िंदगी का? पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में आए, तो हमें भी बहुत खुशी हुई और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। जैसे कि आपने अभी भी मेरे से एक सवाल किया कि 99 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ था तो वो वक्त कैसा था। आज भी हम उस वक्त को सोचते हैं तो हमारी रूह कांपती है, क्योंकि हम जानते भी नहीं थे कि कारगिल जो इसका नाम है उसको मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था और ना ही मैं जानती थी ये हमारे हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा है। पहली बार हमने कारगिल का नाम सुना और नाम तो सुना हमारा सब कुछ साथ में ले गया। तो हमारी एक बहुत दुख भरी कहानी है। बेसिकली मैं रहने वाली पलांबाला की हूँ। सम सेक्टर का नाम सुना होगा। मेरे घर से 2 किलोमीटर बॉर्डर दूर है, 2 और 1.5 के बीच में है, फैसला है। और मैं वहाँ की ही, मेरे मायके हैं अमीरपुर सिद्धड़ के, और मेरी शादी पलांबाला गांव पलातन में हुई थी। कितनी देर हो गई थी शारदा दीदी आपकी शादी को जब ये करगिल युद्ध शुरू हुआ था? 88 में 25 जुलाई को मेरी शादी हुई थी, 99 में मेरे हस्बैंड की। तब कितने बच्चे थे आपके? मेरे 3 बेटे थे। अच्छा, छोटे छोटे होंगे? बहुत छोटे बच्चे थे। एक तो 2.5 साल का था,
एक 4 साल का था, जो बड़े वाला बेटा वो 9 साल का था। बस। जी। अच्छा, तो वो दिन 1999 की वो काली रात, 1 जुलाई की। ऐसा है कि जब 99 में कारगिल में युद्ध शुरू हुआ था, उसी टाइम पलाम वाला जो बॉर्डर था वहाँ भी एक युद्ध था। उधर रोजाना फायरिंग होती थी और हम लोगों को उधर से उठा के टेंटों में कहीं कैंप लगाया था। हमें घर छोड़ के हम किसी के घर में रह रहे थे और मैं भी उसमें एक रेंट पे कमरा लिया, क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उनकी 3 बेटियां थी, तो बच्चे मेरे छोटे थे। तो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने उन्होंने बोला कि आपको कमरा ले लेते हैं, आप वहाँ रहो, और 2-3 बेटियां भी और आपके बच्चे भी। तो सिर पे छत भी नहीं था। अच्छा। तो कारगिल युद्ध में मेरे हस्बैंड पहले सचिन ग्लेशियर में थे, तो सचिन ग्लेशियर से इनकी एडवांस पार्टी के साथ आ रहे थे। जैसे ही जो ने मूव किया तो आगे कारगिल में युद्ध शुरू था, वहाँ से कारगिल में चले गए। तो उस टाइम हमारी यूनिट इतनी ही ग्लेशियर से आई, पूरी की पूरी कारगिल में चले गए, क्योंकि पहले ही हिल एरिया था जहाँ से वो नीचे आ रहे थे, और दोबारा उनको वही टास्क मिला तो वो वहाँ चले गए। लेकिन उस टाइम 15 दिन मुझे पता ही नहीं चला कि कारगिल में लड़ाई शुरू हुई है, तो ये भी उधर हैं। तो शारदा दीदी, एक बात, जब हम सबसे बात करते हैं कारगिल युद्ध की, हर किसी का यही कहना है कि उनको लगता था कि कारगिल युद्ध एक नॉर्मल लड़ाई होगी, पाकिस्तान की छुटपुट हरकत होगी, तो थोड़ी देर के लिए युद्ध चलेगा तो फिर सब अपने घरों पे लौट आएंगे। तो क्या आपको भी ऐसा ही फील हुआ उस टाइम? ऐसा है, जैसे सचिन ग्लेशियर की मैं बात कर रही थी, तो एक बड़ी टॉप पहाड़ी पे थे मेरे हस्बैंड, तो हमें बताते थे इतनी सी ऊंचाई जगह थी जहां हम रहते थे। तो 24 घंटे वो गोलाबारी आती रहती थी। तो हमें वो खुशी थी कि ग्लेशियर में अच्छे खासे आगे घर आ रहे हैं, लेकिन कारगिल का जो हमें पता नहीं था। लेकिन कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध है, हमारे देश में बहुत सारे युद्ध हो गए, सन 1947 का हुआ, 65 का हुआ, 71 का हुआ, लेकिन ये कारगिल युद्ध का ऐसा है, ये पहला युद्ध है जहाँ पे जैसे मेरे पति थे 18,000 फुट पहाड़ी पे थे, मास्को टोलोनिंग में थे। इन्होंने एक पोस्ट ली, दूसरी ली, जब तीसरी पोस्ट पे गए तो इनकी वहाँ शहादत हुई, इन्होंने उधर शहीदी पाई। लेकिन 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक हमें कोई पता नहीं था कि ये शहीद हो गए हैं। उस टाइम मुझे अभी भी ज़्यादा, मैंने सुबह सुबह नहा धो के सोमवार का व्रत रखा था, भगवान भोले बाबा के आगे मैं जोत जला रही थी, तो भगवान से यही मांग रही थी, प्रभु मेरी इस बात की रक्षा करना, देश के लिए गए हैं, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनकी रक्षा करना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन 6 दिन हो गए थे इनकी डेथ को। तो कहने का ये है कि 5 दिन उन्होंने उस जगह को खाली नहीं करने दिया। फिर जैसे कि जहाज़ों की गोलाबारी हुई, फिर उसके वजह से जो जगह खाली की, फिर 6 को हमें पता चला, 7 को हमें इनकी डेड बॉडी मिली। पता फिर भी नहीं चला, पता तो तब भी चला जब इनकी बॉडी हमारे सामने आई। तो वो जो आपकी ज़िंदगी के वो पल थे कि एक तरफ वो कारगिल युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ पलायवाला में हालात बिगड़े हुए थे, गोलाबारी हो रही थी, जैसा कि आपने बताया कि आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके टेंट में रहते थे, तो खौफ चारों तरफ से आपके सर पर मंडरा रहा था, और ऊपर से ये दर्दनाक हादसा आपकी ज़िंदगी में हुआ। छोटी सी उम्र, आपकी 3 छोटे छोटे बच्चे, एक ऐसी वीर नारी जिसको ये भी पता नहीं था कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो सोमवार का व्रत जो हमारी हिंदू संस्कृति में औरतें हमेशा पति के सलामती के लिए रखा करती थी, इन्होंने भी वो व्रत रखा, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये हादसा दर्दनाक इनकी ज़िंदगी में कहर बनकर टूटेगा। तो 3 छोटे छोटे बच्चे।
ऐसा है कि जिस दिन मुझे मैसेज मिला, सुबह 5 बजे की बात है, मैं सोई थी, गर्मी का भारी गर्मी थी, बच्चे छत पे थे, हम किसी के घर में रहते थे, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात मैं बस ऐसे ही सोच रही थी, सोचते सोचते 3:30-4 बजे तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सपना आ रहा है। तो इनको ये आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो कोई 4:30 बजे की बात है, तो ऐसे ना कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई। तो मैं ऐसे सोई थी, तो ऐसे सोई हुई मेरी आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो मुझे ना, जहाँ मैं रहती थी उनकी ना एक बेटी थी, जवान थी, मैं उनको बोला, मैंने बोला मुझे ऐसे लग रहा कि जैसे तेरे जीजा जी आ रहे हैं। सुबह 4:30-5 बजे की बात है, ऐसे आते आते और पाँव की आवाज़ आ रही थी, मेरे घर का दरवाज़ा ठन ठन कर आया। तो मैं ना ऐसे छत पे जैसे नीचे लेटी थी, मैं ऐसे खड़ी होके ऐसे बैठ गई, तो मेरे से ना खड़ा नहीं हो गया। तो मैं ऐसे करके ना, जैसे कुछ सूतड़ियाँ मारते ना, मैं उसके छत के जो बनेरा होता ना, मैं उसमें ऐसे देखा 3-4 वर्दी वाले। तो जितने भी छत पे लोग सोए थे, टाइम था ये? सुबह कोई 4:30 बजे का टाइम था। सुबह 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 तो जब मैंने देखा ये आए हैं, इनके पापा आए हैं, तो सब लोग नीचे आ गए, मेरे को खड़ा नहीं हो, ऐसे जैसे कि मेरी गर्दन टूट गई है। तो उन्होंने सब लोग शौक सा लग गया था। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल दूर थी कि इनका कोई ऐसा मैसेज आया है, चाहे कोई, सिर्फ मैंने वर्दी वाला जब देखा था मेरा ऐसे लगा कि खुद आए हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि उनकी मिसेज कहाँ है, तो अंदर तीनों बच्चे सोए थे, तो कूलर लगाया था, तो उन्होंने चादर ऐसे उड़ी, तो देखा तो तीनों बच्चे एक ही चारपाई पे सोए थे। तो मैं छत पे थी, तो मेरी घर में गेस्ट आए थे, तो वो नीचे सोए थे। तो फिर ऊपर जब 2-3 लड़कियां गई, बोलती दीदी खड़े हो, मेरे खड़ा नहीं हो जाए। मैं 4-5 सीढ़ियाँ में से क्रॉस की, तो मैंने ना नीचे से छलांग लगा दी। तो मैंने उनको बोला भैया क्या हुआ क्या हुआ, मैं कहाँ, बोलते उन्होंने मेरी ओर देखा। तो मैं उस दिन सोमवार का व्रत रखा था, मैंने व्रत नहीं खोला था, क्योंकि मेरा भाई डिब में अखनूर में था। मैं उनको बोल रही थी कि मुझे लेके चलो। तो जब जैसे ही मैं नीचे आई, तो मैंने उनको बोला भैया क्या हुआ क्या, बोलते चुप हो गए, क्योंकि मैंने व्रत नहीं खोला था ना। मैं सोच रही थी जब बात करूँगी तब व्रत खोलूँगी, तो मैं पूरी तैयार थी। तो उन्होंने मेरी ओर से देखा, तो ऐसे चुप हो गए, बोलते आपने मिलना है, बात करनी है। मैं हाँ भैया मैंने बात करनी, मेरी अभी बात करो। नहीं इस टाइम नहीं बात हो सकती, सुबह हम 10 बजे आपकी बात करवाएंगे। मैं बोलती रही, ऐसे ही मैं घबरा के ऐसे बेहोश होगी, लेकिन वो चले गए, क्योंकि वो पलां वाला गए, गाँव में गए, तो गाँव का ड्रेस था। फिर उधर किसी बंदे को लिया उन्होंने, फिर उन्होंने हमें ढूंढा, तो मेरे मदर इन लॉ के पास गए, उन्होंने बोला उनके पास अभी नहीं जाना। आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ जिंदा थे? जिंदा थे, मतलब आप ही के साथ रहते थे? हाँ, इकट्ठे थे ना। अच्छा। जब फायरिंग हुई तो एक परिवार कैसे रहता था, फिर ऐसे ना थोड़ी थोड़ी कुछ ये इन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया। मुझे बोलते, मैं भी जंग थी, बच्चे बेटियां थी मेरे, जो ब्रदर इन लॉ उनकी 3 बेटियां थी। शादी दी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जब आपकी शादी हुई तब आप कितने साल के थे? हाँ, मेरा 1970 का जन्म है। तब कुछ करती थी या आप पढ़ाई कर रही थी? मैं ऐसे ही था कि मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई थी पूरी। कितने साल की उम्र थी आपके? मेरी शादी शायद 18 में कंप्लीट हुई थी। अच्छा। तो मेरी शादी हो गई थी पढ़ते पढ़ते। फिर उसके बाद ना मेरे हस्बैंड चाहते थे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैं इनके साथ धर्मशाला गई, तो मैंने खुद मस्ती मारी, तो मैंने आगे पढ़ाई नहीं की। फिर गांव के थे, आप भी जानते हैं, बच्चे भी बस ना छोटे छोटे हो गए। अब बच्चे छोटे ही थे तो जे वाली बात होगी। तो शारदा दीदी, इतना बड़ा दर्दनाक हादसा जो आपकी जिंदगी में हुआ, तो उस दौरान बच्चे छोटे छोटे थे, तो कैसी जिंदगी काटी फिर आपने? मैं बात करूं जिंदगी की, तो मैं जैसे कोई ना आग के अंगारों पे चलता है ना, मुझे लगता मैं उसी पे चली हूँ। जंग थी, 3 बच्चे दिखते नहीं थे मेरे, कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, नहीं दिखते थे।
तो मैंने अपने आप पे 4 साल तो मैं बिल्कुल ऐसे रही ना, जैसे चुप, मैंने किसी से बात नहीं करनी, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, भगवान से बिल्कुल नाराजगी। उस प्रभु की तरफ मैंने बोला मैं आपसे क्या बिगाड़ा था। मेरे हस्बैंड थे वो आपका फास्ट रखते थे, मैं भी है ना, ऐसे ही होता था कि उस टाइम मैं बहुत नाराज थी। मैं भगवान से भी मैं पूजा भी नहीं करती थी। तो मैं यही एक सवाल था मन में, क्या था, मैंने क्या बिगाड़ा था। मैंने कभी किसी को बुरा भी नहीं कहा। और मैंने अपनी लाइफ में जब मैं छोटी थी ना, गांव में गलियां होती है ना, मैं रोज झाड़ू लगाती थी, पूरा रास्ता साफ करती थी। एक घर का काम होता है, दूसरे घर का काम मैं करती थी। तो क्योंकि ये जो आपने स्कूल में बच्चों को दाखिल कराया, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे मेरा घर नहीं था, फिर किसी के घर में, जैसे मैं पलांबाला की रहने वाली हूँ, बटाड़ा में किसी के घर में हमने इनकी डेड बॉडी रखी। अच्छा। उधर संस्कार किया। मतलब खुद का घर नहीं घर था? कहाँ था ना, उस टाइम बहुत फायरिंग चल रही थी, गांव जा नहीं पाए थे। अच्छा। फिर सभी ने बोला नहीं ये है, हमारे रिलेटिव भी थे तो उधर रखा। जब इनका संस्कार उधर हुआ, छोटा बच्चा जो था वो डिप्रेशन में चला गया, ये मेरे पापा, क्योंकि हमको ना उनका फेस देख नहीं पाए, क्योंकि बिल्कुल हम पहचान नहीं पाए उनको। उन्होंने जो पैकिंग की थी उन्होंने खोली नहीं, क्योंकि खोलने है ही नहीं थी, क्योंकि क्या बताएं हम। ऐसा है कि मैं फिर किसी के घर में हमने इनका संस्कार किया। उसके बाद फिर बस आज रोना नहीं, आज मंगलवार है, आज वीरवार है। जिस घरवाली का घर वाला ही नहीं रहा, उसको क्या बार क्या तार क्या थे। वो इसी हिसाब से मेरा मुंह बंद रखना कि आज नहीं रोना, देखो हम किसी के घर हैं जी है वो। उसके बाद आर्मी वालों ने मेरे साथ आना जाना शुरू किया। फिर 16 जैक लाई थी लालेबा, उन्होंने 3 महीने के बाद वो हमें ले गए, क्योंकि इतनी दुनिया आती थी। तो इधर जो कमांडर साहब था उसने बोला कि बच्चे कैसे पलेंगे, ये लड़की छोटी है, तो ये तो ऐसे ही इसको रोना धोना पड़ा है, तो ये मार देंगे ऐसे ही। उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बोला कि आप क्या चाहते हो कि ये बच्ची है, अब इसका क्या करेंगे। तो हम गांव के लोग थे, मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि घर जाएंगे तो एक भैंस वगैरह ले लेंगे, तो घास वगैरह डालेगी, तो बच्चों को दूध दाद पिलाएगी, तो बच्चे बड़े हो जाएंगे। लेकिन कमांडर साहब था वो आर्मी का था, उसके मन में ये बात कुछ जमी नहीं। दूसरे दिन उन्होंने गाड़ी लाई, मेरा सामान रखा, तीनों बच्चों को रखा। सीयू की मुहिम साहब आई, तो मेरे फादर इन लॉ और मदर लॉ को बोला कि अगर आप उनके साथ जाना चाहते हो तो आप चलो। तो ये बच्चे उधर रहेंगे क्वार्टरों में, कि किसी के घर में कितनी देर रहेंगे। फिर मैं लालेबाग रही, उधर भी जब आर्मी वाले देखते तो मुझे भी घबराहट होती थी। फिर मैं 1 साल इधर रही, फिर मैंने अखनूर घर बनाया, तो हमारी रिश्तेदारी थी और उन्होंने मेरे को इधर जगह लेके दी, मैंने अखनूर घर बनाया। फिर उस टाइम महाराजा हरि सिंह का जो स्कूल है नागबनी, तो हमारे कैप्टन दीवान सिंह से हमारे बरादरी के थे, वो आए, उन्होंने बोला बच्चे जब तक आपका घर नहीं बनेगा तब तक आपके बच्चे हॉस्टल में रहेंगे। अच्छा। एक तो पति चला गया, दूसरा बच्चों का बसोड़ा, वो भी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो कि बच्चे भी दोनों हॉस्टल में डाल दिए। तो एक तो 2.5-3 साल का था, तो मैंने बोला अब मैं क्या करूं कि बच्चे भी नहीं मेरे पास रहे, पति भी चला गया। मैंने जल्दी जल्दी फिर घर बनाया, सबने मेरी सपोर्ट की। तो फिर मैंने अखनूर नागबनी स्कूल दोनों बच्चों को इधर से निकाल के मैंने उधर डाला, इन बच्चों की पढ़ाई की। उसके बाद मुझे ना पेट्रोल पंप अलॉटमेंट हुआ। जब हुआ तो मैंने इनकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, पता नहीं था क्या है क्या नहीं। तो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो उन्होंने बोला नहीं करते हैं, जैसे भी उन्होंने वो भी लगवा दिया। फिर आर्मी वालों ने मेरे को बोला कि स्कूल है मिलिट्री स्कूल ब्यास, तो हम तो दोनों बच्चे उधर डालते हैं। मैंने दोनों बच्चों की पढ़ाई फिर उधर करवाई, तो बड़े वाला अपने पास रखा। शारदा दीदी, बच्चे तो पढ़ना शुरू हो गए थे, अलग अलग स्कूल्स में बड़े होने लगे, पेट्रोल पंप भी आपको आर्मी की तरफ से दिया गया, तो पेट्रोल पंप आप चलाते थे या आपने आगे चलाने के लिए किसी को दिया था? मैं नहीं चलाती थी, क्योंकि उस टाइम मेरा बाहर निकलना भी, क्योंकि वो एज छोटी थी। तो मेरे डोगरा फैमिली आप तो जानते हैं ना, तो हालात के लोग बिल्कुल हालात के, और खासकर वीर नारी, तो आप जैसे लोग हमें बुलाते हैं, गांव के लोग तो हमें एक विधवा ही बुलाते हैं, कि तो अलाउड नहीं करते थे कि एक विधवा बाहर जाए।
सच्चाई तो जब ये शब्द हमारे साथ लगता है तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो बड़ा कुछ ऐसी चीज़ें को जो सामना करना पड़ता है, लेकिन मैंने 4-5 साल तो मैं बिल्कुल ऐसे ख़त्म थी। उसके बाद मैंने क्या है यार, ऐसे अपने मन से कहा कि वो चले गए हैं, मेरे को 3 बच्चे देखे गए हैं, मैं इनकी परवरिश करूं। मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही कहा कि आप उस बाप की औलाद हो जिन्होंने 18,000 फुट पहाड़ी पे अपनी जान की कुर्बानी दी। जब उस पहाड़ी पे जा रहे थे तो उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे माता पिता है, भाई बंधु हैं। लेकिन शारदा दीदी, इतने हौसलों से भरी हुई आपकी जिंदगी शुरू हो जाती है, आपके अंदर अचानक से हौसला आ गया कि नहीं, मैं वो वीर नारी हूँ जिसके पति शहीद हो गए। उस कारगिल युद्ध में 3 छोटे छोटे बच्चों को आपने सिखाना शुरू कर दिया कि आपके फादर ने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी। मुझे पता चला कि आपका बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा, छोटी उम्र में जिसकी शादी हो गई थी, वो क्या दर्दनाक हादसा हुआ फिर से अचानक आपकी जिंदगी में? मैंने अपने आप को जैसे भी संभाला था। जो मेरा बड़ा बेटा था जिसकी आपने अभी अभी जिक्र किया, उस टाइम 9 साल का था, 9 और 8 साल के बीच में था। पति का जाने का गम, मैं ऐसे बेहोश होती थी। वो बच्चा ऐसे बैठता था तो मेरा जो सिर था अपने गोद में रखता था, तो मेरी चम्मच के साथ मेरे मुंह में पानी डालता था, तो बोलता था मम्मा मेरी तरफ देख। तो मैं आंखें खोलती थी तो मैं उसे बोलती थी बच्चे तू कब बड़ा होगा। जो बड़ा बेटा था मैं उनसे पूछती थी बच्चे तू कब बड़ा होगा। तो मेरे को एक ही बात का जवाब देता था, मम्मा मैं खड़े होके दूध पीऊँगा, बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊँगा, तो फिर मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। तो ये चीज़ें उसकी मुझे बहुत हिम्मत देती थी। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, छोटे बच्चों को मैंने हॉस्टल में डाल दिया। वो बच्चा नहीं रहा, मेरा दोस्त बना। हमारा एक दूसरे के साथ बात करना, मैं उसके साथ बहुत एक फ्रेंकली बात करती थी कि बच्चा बड़ा हो रहा है, इसके बाद दोस्ती होगी। आपने इसकी छोटी उम्र में शादी कर दी थी? तो ऐसा था कि 23 साल की उम्र थी शायद उसकी। हाँ 23-24 साल की। शायद पता क्या हुआ ना, परिवार ऐसा था कि परिवार मेरे पे प्राउड फील करता था कि उस टाइम बड़े सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने शादियाँ की। तो वो बोलते थे कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रांग पुना दिखाया और हर रिश्ते को, मैं ससुराल में रही हूँ, बड़े सारे लोग थे महके में चले गए, मैं ससुराल में रही, उनके बीच में रही। तो सबको यही था कि आप इन बच्चे की शादी कर दो तो ताकि हमारे घर में भी खुशियाँ आए, दोनों बच्चे बाहर है। तो मैंने ऐसे ही रिश्ता, मैंने बेटे को बोला मैंने ना आपकी शादी करनी है, तो आप बताओ कि अगर आपकी पसंद है कोई तो मुझे बताओ। तो हमारे ऐसे रिश्ते में थी, तो लड़की, उसने बोला ऐसे ऐसे लड़की है मम्मा। ठीक जैसे उस दौरान होता था कि माँ बाप पसंद करते थे तो बच्चे मान जाते थे, तो आपके बेटे ने भी वही आपके अंदर, उसके अंदर आपने वही संस्कार डाले थे, तो आपकी पसंद की हुई लड़की से उसने शादी कर ली। लेकिन वो हादसा क्या हुआ? बहुत खुश थे, हमारे घर में शादी हुई। हमने सोचा कि हमारी खुशियाँ फिर वापस आई हैं। जो हादसा था उसे हम हमेशा याद रखते थे। 25 दिसंबर की दिन की बात है कि हमारे 3 बच्चे थे। मेरे बेटे के 2 दोस्त थे, एक डॉक्टर था, एक महाजन लड़का था। तो जो डॉक्टर लड़का था उसकी एंगेजमेंट हुई थी हिमाचल में, तो इनका कोई दोस्त था, तो उनकी शादी थी, तो इन्होंने अमृतसर जाना था। तो ऐसे इधर से निकले, अमृतसर जाना था तो हिमाचल में चले गए। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ। ऐसा एक्सीडेंट हुआ, 4 लड़के थे, जिनमें से 3 लड़के, जो एक बेटा मेरा था, एक डॉक्टर था, वो एक ही बेटा था, एक इसका दोस्त था, तीनों की एट ए टाइम इसकी डेथ हुई। जब डेथ हुई तो रात को 12 बजे इन्होंने मेरे को वीडियो कॉल की। तो मम्मा क्या कर रहे हो? बेटे से बात की, बहू मेरे साथ थी, उनसे बात की। तो सुबह 5 बजे फ़ोन आता है, बस वही टाइम। तो ऐसे ही मेरे को, मैं फ़ोन उठाया जगदम, मैंने बोलते हेलो आप कौन बोल रहे थे? मैंने बोला आपने कॉल किया, कौन बोल रहा? मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, आपका
हस्बैंड कहाँ है, उनसे बात करो। तो मैंने ऐसे बड़बड़ा के बोला, मैंने बोला वो नहीं है भैया, वो उनकी कारगिल में शहीद हुए हैं, मेरे को पता है। मैं उसके बोलते ऐसे है, आपके बच्चे कहाँ में? मैं अम्बरसर में हैं, ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उनको चोट आई, उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो मैंने जल्दी जल्दी फ़ोन कर, मैं आप कहाँ? बोलते हिमाचल में हैं, तो आप आ जाओ। तो हमारे साथ पड़ोसी MLA थे, क्योंकि 1 दिन 2 दिन पहले के इलेक्शन भी जीती हुई थी। तो मैंने जब से बात की तो मैंने खुद ड्राइवरी करके छोटे बेटे को साथ में बिठाया, एक लड़का और था, मैं जाना। और उस दिन इतनी धुंध, इतनी ठंड, 2014 की रात थी, आगे कोई रोड नहीं मिल रहा था। दुनिया हिमाचल तक, पठानकोट तक पहुंच गई, लेकिन मैं पठानकोट से वापस आई क्योंकि मुझे आगे जाने नहीं दिया। लेकिन वो दिन था मेरे लिए, क्या बताऊँ मैं। फिर एक बार ऐसा लगा कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी। जब बच्चे को लेके आए, और मेरा इतना होनहार बच्चा था, 12th में मेरी बहू पढ़ती थी, 4-5 महीने हुआ शादी को, दोनों बच्चे, मेरा जो सब कुछ फिर बर्बाद हो गया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ, क्योंकि बहुत प्यारा बच्चा था, और माँ के लिए तो हर एक माँ को प्यारी बच्चा। कितने साल की थी उसके? उस टाइम वाइफ की 18 साल की थी। 6 महीने हुए थे शादी को। 18 साल पूरे कंप्लीट हुए थे। बच्चा था कोई? बच्चा कुछ नहीं था। फिर उस बेटी को आपने, मैंने सुना बहू नहीं बेटी बनकर आपने, जब वो हादसा हुआ, अब बच्चे को मैं पूछती हूँ कि मुझे बता कि मैं क्या करूँ। जो हो गया, बच्ची को मैंने अपने गले लगाया। उसके बाद आपको पता है गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं खुद तो डिप्रेशन में चली गई। फिर मुझे घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं अखनूर में रहती थी इस बच्ची के लिए। इसको फिर मैंने 12th के पेपर दिलवाए, फिर मैंने आगे ग्रेजुएशन करवाई। अब जम्मू यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने साथ ही रखा? मैंने अपने साथ रखा। आपको मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ डोगरा समाज में नहीं, हर जगह जब बेटियाँ छोटी उम्र में विधवा हो जाती हैं, समाज के ठेकेदार, घर ससुराल वाले उनको कितनी प्रताड़ना करते हैं। बहुत सारे लोग तो उनका जीना हराम कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शारदा दीदी एक ऐसी माँ जिन्होंने बेटी को, बहू को बेटी बना के रखा और उसके सर पर हाथ फेरा और उसको बोला कि आज से तो मेरी बहू नहीं बेटी है। उस बेटी को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और फिर से उसका संसार बसाया। अपने छोटे बेटे के साथ उसकी शादी करा दी। इसके साथ मैं थोड़ी सी स्टोरी और ऐड करना चाहती हूँ। दुख ने मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया, मैं राजनीति में आ गई, समाज सेवा में आ गई। तो मैंने एक पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना उठना बैठना था और जनता की सेवा में लगी। और पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैंने इलेक्शन लड़ी। डीडीसी मेंबर अखनूर की हूँ। अरे वाह। और मुझे एक जनता का सेवा करने का मौका मिला और अखनूर की जनता ने मुझे जम्मू कश्मीर से सबसे ज़्यादा वोटों की लीड लेके मुझे जिताया, क्योंकि वो मेरे दुख, मेरे दर्द और मुझे देख के उनको ये हुआ कि हम इनको आगे लाएंगे, एक वीर नारी को आगे लाएंगे। ये मेरे साथ ये कहानी है। तो अभी हम, इनकी प्यारी सी 2 बहुएं हैं, छोटे छोटे मासूम से बच्चे। आज आप देख रहे थे, हम स्टोरी कर रहे थे तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। आप सब सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी करते करते इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो ये आवाज़ें उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की थी जिनको स्टोरी करने के दौरान हमने कमरे में अंदर रखा बहुओं के साथ। लेकिन कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता हमारी स्टोरीज से। और वो शरारती बच्चे मासूम प्यारे प्यारे बार बार बाहर आ रहे थे और छुप छुप कर हमें देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभी भी आप देख रहे होंगे आवाज़ें आ रही हैं, तो उन बच्चों से आपको मिलाएंगे, बहुओं से आपको मिलाएंगे, ताकि शारदा दीदी का वो भरा पूरा परिवार, छोटा सा खूबसूरत सा घरौंदा जो इन्होंने सजाया है, वो भी आप देख पाएँ। कंचन और अंजना 2 प्यारी बच्चियाँ जो शारदा दीदी की बहुएं हैं। लोग कहते हैं बहू
नाम बड़ा अनोखा सा है। जब वो दूसरे घरों में आती हैं तो वो समझ नहीं पाती उस घर को, और समझते समझते सदियां लग जाती हैं। लेकिन एक ये परिवार भी है, यहाँ पे बहुएं नहीं बेटियाँ हैं, और वो बेटियाँ बनाया शारदा दीदी ने। कहते हैं कि अब भगवान अगर बहुत कुछ छीन लेता है तो वो बदले में देता भी है, झोली भर कर दिया है। और वो जो तोहफे दिए हैं शारदा दीदी को, वो ये मासूम हैं जो आप देख रहे हो। छोटा सा बच्चा जिसको माँ गोद में बिठा के बैठी है, और ये बेटी है वो बेटी जिसने छोटी ही उम्र में अपने पति को खो दिया, लेकिन शारदा देवी ने इनको पढ़ाया लिखाया और उस मुकाम पे पहुंचा दिया, और फिर से इसकी झोली खुशियों से भर दी। ये स्टोरी दिखाने का इसलिए ये मकसद है कि उन लोगों को बताना चाहते हैं जो सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो ये उदाहरण जो है यहाँ इस फैमिली में आकर फेल हो जाता है, और यही मकसद है हमारा कि ऐसी स्टोरीज़ जो हम वीर नारीज़ के ऊपर करते हैं उनकी पूरी फैमिली को भी बताते हैं, क्योंकि ऐसी वीर नारियाँ यहाँ इनके हस्बैंड ने देश के लिए कुर्बानी दी, वही इन्होंने खुद की कुर्बानी दी। वो कुर्बानी इसलिए देती हैं ताकि इनका परिवार जो है वो फले फूले। आज शारदा दीदी डीडीसी मेंबर हैं और बहुत तरक्की कर चुकी हैं, और हम आशा करेंगे और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी इस तरक्की में आप कुछ लिखकर, कमेंट लिखकर इनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दीजिएगा। जय हिंद। ये झंडा आज उस वीर नारी को दिया जा रहा है जिसने सास नहीं माँ बनकर इन बच्चियों को संवारा पाला। तो ये झंडा देते हुए आज हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।